हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम देखा और समझा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी क्रम में, जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले समाजशास्त्र के विचारकों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले आज हम जान लेते हैं कि समाजशास्त्र का आविर्भाव कैसे हुआ, ताकि हमें सरलता रहे सिद्धांतों को समझने में जब इसकी एक पृष्ठभूमि हमारे मस्तिष्क में निर्मित हो जाए। सो हम देखते हैं समाजशास्त्र का आविर्भाव। हुआ क्या था कि इसकी पृष्ठभूमि में यूरोप में पुनर्जागरण आया था। हम यूरोप की बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सिद्धांत दिया समाजशास्त्र का वो यूरोपीय दार्शनिकों ने ही दिया। यूरोपीय समाजशास्त्री ही आए, तो इसीलिए उन्होंने यूरोप के ही समाज का अध्ययन किया और वहीं से औद्योगिक क्रांति भी वहीं हुई थी। तो हम देखेंगे कि यूरोप में पुनर्जागरण आया था और औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो हुआ क्या कि 16वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप जो था वो एक सामंतवादी ग्रामीण और कृषक समाज के रूप में था। और 16वीं शताब्दी में यूरोप में जब पुनर्जागरण आया, जिसमें धर्म को चुनौती दी गई, जब धर्म को चुनौती मिली मतलब कि लोग पोप से, पादरी से सवाल करने लगे और तर्क की संस्कृति विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए विशेष विज्ञान विकसित हुए। विशेष विज्ञान मीन्स कि प्राकृतिक विज्ञान, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब थे, जो ये तो समझ ले रहे थे कि प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। सारी चीज़ें जो हो रही थी उस टाइम में, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस का बनना, ऑक्सीजन के बारे में समझना, उसका पानी में कैसे चेंज होता है, सारी चीज़ें मतलब जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही थी वो सब समझ जा रहे थे हम प्राकृतिक विज्ञान के माध्यम से। लेकिन जब प्राकृतिक विज्ञान विकसित हुआ तो उनके नियमों से मशीन का जब आविष्कार हुआ और आविष्कार के वजह से उद्योग धंधे लगे, और जब उद्योग धंधे लग गए तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई। और जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो हमारा समाज दो भाग में बँट गया। औद्योगिक क्रांति से पूर्व क्या था, औद्योगिक क्रांति से अब, ये दो पार्ट में हम देखेंगे। तो औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ करता था कि आयु और लिंग के आधार पे श्रम विभाजन था। अब क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं रह गया, योग्यता के आधार पे हो गया, कौशल के आधार पे हो गया, ऐसा परिवर्तन हुआ। पहले के समाज में क्या हुआ था कि लोग धार्मिक आधार पे चीज़ों को देखते थे। अभी क्या हुआ कि धर्मनिरपेक्ष हो गए। पहले क्या था, मतलब क्रांति से पहले, कि रूढ़िवादी समाज हुआ करता था। मतलब रूढ़िवादी का मतलब कि परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं, जो हम मान रहे हैं हम वही मानेंगे। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ कि भाई प्रगतिशील विचारधारा आ गई, मीन्स कि परिवर्तन को भी एक स्थान मिलने लगा कि नहीं, ये चीज़ें भी स्वीकार्य हैं, बाहर की चीज़ें आ सकती हैं, ओपन सिस्टम। पहले क्या था, परिवार के मामले में देखेंगे कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बृहद परिवार हुआ करता था। अभी हमने क्या देखा कि उसका स्थान ले लिया था नाभिकीय परिवार ने, मीन्स की न्यूक्लियर फैमिली। हम दो हमारे दो, हम बस इतने ही साथ में रहेंगे, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन हो चुका था, ये क्रांति के बाद का था, तर्क सत्ता आ गई थी। तो जब ऐसी चीज़ें हुई तब हमको लगा कि इसको पढ़ने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए क्या चाहिए। जो प्राकृतिक घटनाएं थी वो तो समझ जा रहे थे, ऐसे विज्ञान हमारे पास थे। तो उस टाइम पे एक समाजशास्त्री हुआ करते थे, गिलिन एंड गिलिन, जिन्होंने कहा था कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इतना व्यापक था कि समाज की कोई ऐसी संस्था या संगठन नहीं बचे थे जिनमें कोई परिवर्तन ना आया हो। और ऐसे में एक सामान्य जिज्ञासा उभरी ना कि परिवर्तन हो क्यों रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। अब जैसे कि जो मैंने बताया ना कुछ देर पहले कि धार्मिक से हम धर्मनिरपेक्ष हो गए, रूढ़िवादी से प्रगतिशील हो गए, न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट से आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो घटित हुई, ये क्यों हो रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो उस समय के जो विज्ञान हुआ करते थे, विशेषकर दर्शन शास्त्र, वो समाज से जुड़े विषयों को विश्लेषित करता रहता था। लेकिन ऐसा कब होता था, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी तब वो चीज़ों को देखता था समाज के। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो जो परिवर्तन हुए वैसे परिवर्तन अतीत में कभी हुए नहीं थे। तो हुआ क्या कि जो दर्शन शास्त्र था वो आधुनिक समय के जो परिवर्तन थे उसको विश्लेषित करने में असफल होने लगा कि भाई ये हो क्यों रहा है।
ऐसे में एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई जो समाज की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को और उसमें हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट कर सके। और इसी आवश्यकता को देखते हुए समाजशास्त्र के आविर्भाव की पृष्ठभूमि रखी गई और हमारा एक नया विषय आया समाज में, समाजशास्त्र। सो फ्रेंड्स, हमने अभी देख लिया पूरा एक कहानी कि समाजशास्त्र कैसे आया। तो अब हमारी सबसे पहली थ्योरी है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म पढ़नी है। तो ये जो दृष्टिकोण है हम इसको देखेंगे कि हमें इसको कैसे जानना है प्रकारवाद को। तो ये जो प्रकारवाद था इसमें हमने देखा कि ये पर्सपेक्टिव इवॉल्व विद द बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एंड अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम एंड स्पेंसर पुट फोर्थ आइडियाज व्हिच फॉर्म इट्स बेसिस। कि जो मतलब समाजशास्त्र की शुरुआती जो विद्या शाखा थी उसमें क्या था कि मतलब ये अगस्त कॉम्टे आए, दुर्खीम आए, स्पेंसर आए, उन्होंने ये आइडिया रखी प्रकारवाद की। उनका मानना था कि जो सोसाइटी है उसका जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, एंड सब एक दूसरे के पार्ट हैं बिकॉज वो साथ में परफॉर्म करते हैं ताकि पूरा सिस्टम चल सके। इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे हुआ। ओके, लेट्स सी। सो हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्र था वो आया सबसे पहले कैसे, तो वो मानव शास्त्री हुआ करते थे और एक विषय हुआ करता था मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। तो मानव शास्त्र जो था उससे आए A.R. रेडक्लिफ ब्राउन और B. मेलिनोस्की, AB, ऐसा याद रखेंगे हम मानव शास्त्रियों का नाम। इनको हम सामाजिक मानव शास्त्री भी कहते हैं। ये कौन थे? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन एंड सेकेंड मैंने क्या बताया, मेलिनोस्की। ये दो विचारक आए जो इंटर किए मानव शास्त्र से समाज शास्त्र को कनेक्ट करके समझने का, समझाने का। इनसे भी पहले हम देखते हैं कि जो हमारे इमाइल दुर्खीम थे, इमाइल दुर्खीम, ये प्रकारवाद के जनक माने जाते हैं। ये प्रकारवाद के जनक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बृहद रूप से प्रकारवाद का अध्ययन किया। और उसके बाद में हमारे समाज में वाई तालकट पासन, R.K. मर्टन, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने बृहद रूप से इस प्रकारवाद का सिद्धांत दिया। अब हम प्रकारवाद को एज ए एग्जाम्पल समझेंगे ये है क्या, उस तरह से हम देखेंगे। प्रकारवाद को जो प्रकारवादी हैं वो इस नज़र से देखते हैं कि जैसे उन्होंने इसकी तुलना शरीर से की है प्रकारवाद की। ये सावयव कहते हैं प्रकारवादी शरीर को। वो मानते हैं कि जैसे ये हमारा शरीर है, इसके सभी अंग एक दूसरे से जुड़ के सभी इकाई एक मतलब रचना बना रहे हैं और ये साथ में काम करते हैं, एक दूसरे पे निर्भर हैं, वैसे और एक दूसरे के बिना ये चल नहीं सकते हैं। सब इंटरकनेक्टेड हैं, भले ही अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं। ऐसे ही हमारे समाज में सभी संस्थाएं, चाहे धर्म, परिवार, न्यायपालिका, कानून, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी एक दूसरे पे मतलब निर्भर हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, दिखने में अलग अलग दिख रही हैं लेकिन अंतर संबंधित हैं। सब एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं और साथ में कार्य करते हैं और इससे ही समाज की व्यवस्था चलती है, ऐसा प्रकारवादियों का मानना है। इन्होंने कुछ टर्म दिए, उसको हम देखेंगे। जैसे कि प्रकारवाद को समझने के लिए सबसे पहला वर्ड अपरिहार्य, निर्भरता और सार्वभौमिकता। अपरिहार्यता, निर्भरता और सार्वभौमिकता। इससे हम देखेंगे कि कैसे ये थ्योरी कनेक्ट होती है। ऐसे जो सबसे पहले ये जो फिगर था, हम ये फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे।
तो हम देखेंगे कि अपरिहार्यता को लेंगे एग्जाम्पल, फिर इसमें है कि समाज की सभी संस्थाएं इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अपरिहार्य होती हैं जिसके बिना काम नहीं चलेगा, मतलब एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, मतलब सबका अपना इम्पोर्टेंस होता है। ये नहीं कि भाई चलो अर्थव्यवस्था है तो कोई नहीं, राज्य व्यवस्था थोड़ी कम काम कर रही है, सुचारू रूप से उसका काम नहीं चल रहा है तो ठीक है चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये भी ज़रूरी है, अर्थ भी ज़रूरी है, लॉ भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि हम एक सॉन्ग देखेंगे कि साँसों की ज़रूरत हो जैसे ज़िंदगी के लिए, वैसे ही सेम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेट होता है कि ये सारी इकाइयाँ इसी तरह होती हैं हमारे समाज को चलाने में। इसीलिए इसका जो पहला मूल तत्व था अपरिहार्यता, वो हो जाता है कि सारे अपरिहार्य होते हैं, सारी संस्थाएँ। दूसरा वर्ड हमने क्या बोला था? निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी। मीन्स कि सभी इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, सभी एक दूसरे पे निर्भर होती हैं, मतलब कि अकेले वर्क नहीं कर सकती हैं। मतलब जैसे कि अभी राज्य है, अब राज्य को कोई योजना चलानी है, लेकर के आनी है, राज्य है, ये कोई योजना लाया, कोई कानून लाया, अब इस कानून को लागू करने के लिए इसको पुलिस व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। योजना को लाने के लिए उसको पंचायती सिस्टम में ग्राम प्रधान हुए, इन सब से अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये जो भी चीज़ें मतलब करेगा, कोई रूल लेकर के आएगा, लागू करेगा तो इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मदद लेनी पड़ेगी, जिस विभाग का रहेगा उससे मदद लेनी पड़ेगी, मतलब एक दूसरे पे सब निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अकेले वर्क कर सकता है। तो अपरिहार्यता, निर्भरता। एंड थर्ड वर्ड हमारा क्या था? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, इस एग्जाम्पल हम समझेंगे धर्म के माध्यम से कि समाज में जैसे धर्म है तो धर्म का जो महत्व है वो सभी समाजों में सेम है, चाहे वो यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, सभी जगह धर्म का जो महत्व है वो सेम है। लॉ है, उसका महत्व सभी जगह सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं सार्वभौमिकता, मतलब उसके जो कार्य होते हैं उन संस्थाओं के वो समान कार्य होते हैं। न्यायपालिका हुई, पुलिस व्यवस्था हुई, धर्म हुआ, कानून हुआ, ये सारे समाजों में एक जैसे कार्य करती हैं, बस उसके नियम अलग अलग अपने होते हैं अपने अनुसार, बट एक जैसे काम करती हैं। सो हम देखेंगे इसका मूल रूप कि इसको अगर हम एक शब्द में समझना चाहें प्रकारवाद को तो कैसे समझेंगे? प्रकारवाद को हम एक शब्द में, तो इसको एक शब्द में समझेंगे कि सहयोग। प्रकारवाद मतलब सहयोग, कोऑपरेशन। कुछ नहीं याद रहे तो हम इतना ध्यान रखें कि कोऑपरेशन, सहयोग, इंटीग्रेशन, एकीकरण, यही दो मूल तत्व हैं जो जिसके माध्यम से प्रकारवाद को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में प्रकारवाद जो होता है वो एक दृष्टिकोण है जो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं को समाज का आधार मानता है। हमने भी टर्म क्या बोला? सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया, ये सारे हमारे जो टर्म है ना, ये नेट से आरएफ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है टर्म सहयोगात्मक सामाजिक आधार। तो जो ये होता है इसी को प्रकारवादी अपना आधार मानते हैं, सहयोगात्मक रवैये को। प्रकारवाद समाजशास्त्र में हमने पहले ही बताया ना कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो थे, मतलब सामाजिक मानवशास्त्री, उनके ही माध्यम से आया था। हमने पहला नाम उसमें लिया था A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो थे इनका नाम लिया था। इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स का अध्ययन किया था। अंडमान आइलैंडर्स का अध्ययन करके, वहाँ के ट्राइब्स का अध्ययन करके इन्होंने बताया था कि कैसे समाज में जो समाज होता है वो एकीकृत होता है, सहयोग पे आधारित होता है और सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। इन्होंने मतलब वहीं की स्टडी की थी, बहुत ही फेमस स्टडी है इनका अंडमान आइलैंडर्स, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का। प्रकारवाद जो है वो समाज की तुलना शरीर से करता है और उसको सावयव कहता है, मैंने पहले ही बताया था, सावयव बोलता है। जिस तरह एक इनका मानना होता है कि जिस तरह शरीर सभी अंगों की एक इकाई है, उसी तरह समाज भी संस्थाओं की एक इकाई है और ऐसा मानने वाले जो विचारक होते हैं उनको हम प्रकारवादी कहते हैं। प्रकारवादी मानते हैं कि जो समाज की इकाइयाँ होती हैं
समाज की इकाइयाँ होती हैं वो सुचारू रूप से जब चलती हैं तो समाज में एक अपनी व्यवस्था बनी रहती है। समाज में अपनी व्यवस्था बनी रहती है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं तो सहयोग के माध्यम से होते हैं। तो हमने मूल बात जान ली कि प्रकारवाद की है क्या। तो ये हमारा फंक्शन, इसमें आ गया हमारा कॉपरेशन। सीधा सीधा हमने समझ लिया कि प्रकारवाद है मतलब कि सहयोग है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कुछ समाजशास्त्रियों का नाम, जैसे कि ये अप्लाई कैसे हुआ, कैसे किसका इसका बिहेवियर है, जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो कैसे इसका रूल वो करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इट अप्लाइड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बाई डिफरेंट थिंकर्स, मतलब विभिन्न संदर्भ में थिंकर्स द्वारा विभिन्न नज़रिए से इसको देखा गया है। जैसे कि जो मेलिनोस्की होते हैं इसका यूज कैसे करते हैं, तो मेलिनोस्की ने इसका यूज किया है स्टडी रिलीजन, धर्म को समझने में। और मर्डाक ने इसका अध्ययन कैसे किया, मर्डाक नाम के एक समाजशास्त्री हैं, इसका अध्ययन कैसे किया, इवेलुएट टू यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। मैंने भी एक वर्ड सबसे पहले यूज़ किया था कि सार्वभौमिकता, 3 वर्ड बताए थे, अपरिहार्यता, निर्भरता और सार्वभौमिकता। तो वही यहाँ पे आ गया कि मर्डाक ने कैसे किस तत्व को लिया, तो सार्वभौमिकता के तत्व को लिया और परिवार का उदाहरण दिया। यूज टू इवेलुएट यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली। एंड डेविस एंड मूरे ने क्या किया, यूज टू स्टडी स्ट्रैटिफिकेशन इज सोसाइटी। इन्होंने प्रकारवाद का अध्ययन कैसे किया, तो समाज के स्तरीकरण को समझने में। स्तरीकरण मीन्स की पदक्रम व्यवस्था। हम थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, जैसे स्कूल होता है हमारे यहाँ, देखते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल होता है। स्कूल में क्या होता है, हमारे यहाँ प्यून होते हैं, टीचर होते हैं, फिर टीचर से ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो जो ये जैसे कि स्कूल हुआ, स्कूल में प्यून हुआ, टीचर हुआ, टीचर से ऊपर यहाँ प्रिंसिपल हुआ, तो ये क्या हो गया, एक सामाजिक स्तरीकरण। जो क्या नाम है, डेविस एंड मूरे हैं, वो इसका अध्ययन कैसे करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी। इसके बाद हर्बर्ट जे गैंस यूज्ड कैसे करते हैं, तो एनालाइज फंक्शन ऑफ पॉवर्टी। वो गरीबी को समझने में इसका अध्ययन करते हैं, गरीबी के प्रकारों को समझने में इसका अध्ययन मतलब यूज करते हैं प्रकारवाद का। इसका रॉबर्ट के मर्टन आते हैं, ये यूज कैसे करते हैं, तो स्टडी ऑफ डेविएंस मीन्स कि विचलन को समझने में। विचलन क्या होता है, जब कोई व्यवस्था ऐसी होती है जो नियमों के अनुरूप समाज के काम नहीं कर रही होती है, मतलब हम नियम है इसके अपोजिट वर्क कर रहे हैं, इसको नहीं मान रहे हैं, तो क्या हो गया, डेविएंस। जब हम नियम को नहीं मानेंगे, विचलन की अवस्था आएगी, तो उसका अध्ययन किसने किया है, आर के मर्टन ने। और किस आधार पे किया है, प्रकारवाद के आधार पे। कैसे, हमने पहले ही बताया था कि प्रकारवाद में समाज की सारी संस्थाएं एक इकाई की तरह वर्क करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसमें लॉ होता है, जस्टिस होता है, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ें होती हैं। अब इसकी कोई इकाई अगर सही से नियम के अनुरूप काम नहीं करेगी, जैसे ये लॉ है, अब मान लो ये लॉ बना, इसमें 100 लोग रहते हैं, इसमें से 60 लोग इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, इस नियम को। 60 लोग नहीं कर रहे हैं, उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो समाज की व्यवस्था क्या होगी, चरमरा जाएगी, बिगड़ेगी। तो समाज में क्या होगा, विचलन आएगा। मतलब समाज की एक इकाई का रूल जब नहीं माना जाएगा, वो सही से नहीं चल रहा होगा। जैसे कि शरीर में हमारा ये हाथ है, ये हाथ पैर है, अब एक चीज़ अगर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, तो ये जो मस्तिष्क है ये सही से यहाँ पे काम नहीं, कुछ ना कुछ इसमें अड़चन आ रही है, यहाँ पे बार बार पहुँच रहा है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा हाथ दर्द कर रहा है, तो यहाँ पे बार बार मैसेज जा रहा है कि हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, तो क्या होगा, इस सुचारू रूप से समाज की जो व्यवस्था है चल नहीं रही है। तो वैसे ही सेम हम ये देखते हैं कि समाज की व्यवस्था में जब विचलन आता क्यों है, तो लॉ
टूटता है, न्याय उलटता पलटता है, इधर से उधर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, एलिमेंट आ जाते हैं समाज में, एंट्री लेते हैं। तो ऐसे में क्या कौन सी अवस्था आती है? विचलन की। ओके, तो आर के मर्टन ने यूज़ किया विचलन को समझने में। देन हम देखेंगे इट बिकम अ डोमिनेंट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी ड्यूरिंग 1940 एंड 1950s। 1940-1950 के दशक में एक डोमिनेंट दृष्टिकोण बना, प्रभावी दृष्टिकोण बना समझने में। वेरिएंट ऑफ फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मीन्स कि संरचनात्मक प्रकारवाद को मतलब समझने का एक बहुत ही बड़ा ये दृष्टिकोण आया। संरचनात्मक मतलब कि जैसे शरीर को हमने बताया था वो एक संरचना की तरह वर्क करता है। वो जब एक संरचना की तरह वर्क करता है तो और उसके सारे फंक्शन होते हैं। बार बार हम फिगर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसी फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। प्रकारवाद ने तुलना ही शरीर से की है समाज की। उन्होंने कैसे बोला है कि ये शरीर इज इक्वल टू समाज। इसीलिए हमें बार बार वो फिगर बनाना पड़ रहा है ताकि हम इसको समझ सकें। तो जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी हम ये समझ रहे हैं कि ये ऐसे हुआ क्यों। तो उस टाइम पे हमने अभी क्या देखा कि ये संरचनात्मक प्रकारवाद आया और लाया किसने? तो पार्सन्स के द्वारा लाया गया। तालकट पार्सन्स जो बहुत ही बड़े संरचनात्मक प्रकारवादी थे। इन्होंने प्रकारवाद को बहुत ही आगे प्रगतिशील माध्यम से आगे बढ़ाया। इन्होंने बताया कैसे था? 4 वर्ड के माध्यम से, AGIL। इन चारों वर्ड के माध्यम से इन्होंने पूरे संरचनात्मक प्रकारवाद को समझाया है पार्सन्स ने। इन्होंने ये जैसे कि ये जी मीन्स कि गोल हो गया। गोल को पाने के लिए मीन्स कि लक्ष्य को पाने के लिए हमको राज व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। ये इन्होंने प्रतिमान के लिए हमको धर्म की ज़रूरत इंटीग्रेशन के लिए हमें धर्म की ज़रूरत पड़ती है। ये AGIL ऐसे इन्होंने उदाहरण दिया कि किन किन चीज़ों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अटेनमेंट मतलब इनका कहना है कि प्रतिमान हो या लक्ष्य हो, एकीकरण हो, इन सभी के लिए हमें समाज में संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक संरचना में होती, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक रूप में होती हैं और वो क्या करती हैं? फंक्शन करती हैं। और फिर इस थ्योरी को उन्होंने दिया संरचनात्मक प्रकारवाद का नाम। मर्टन तो मैंने पहले ही बताया कि वो किस लिए फेमस हुए थे, डेविएंस का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद में हम देखते हैं और इस थ्योरी की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई। अब जो हमने प्रकारवाद की थ्योरी देखी तो जब कोई सिद्धांत आता है तो उसकी आलोचना भी होती है। तो उसकी आलोचना में हम देखेंगे कि उनका अप्रोच बहुत ही कंज़र्वेटिव था, ऐसा मानते हैं जो आलोचक होते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रकारवादी हैं वो आल्सो अक्यूज्ड ऑफ ऑफरिंग टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो इनका कहने का मतलब होता है कि बहुत ही टेक्निकल व्याख्या इन लोगों ने दिया है, मतलब आम इंसान समझ नहीं सकता है, जैसे कि पार्सन्स की थ्योरी को बताते हैं आलोचक। और डेविस एंड मूरे के स्थिरीकरण को बताते हैं कि इन्होंने मतलब स्थिरीकरण का फंक्शन बताया। बट जो ये हैं दे यूज़ दिस इफेक्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। उन्होंने बताया कि ये अपना यूज़ जो है थ्योरी का वो स्थिरीकरण की उत्पत्ति के लिए किए। लेकिन एक क्रिटिक है एल्विन जो गोल्डनर हैं, ये अपना पॉइंट रखते हैं कि उस टाइम पे जो मूल्य स्ट्रेसिंग ऑन वैल्यूज, जो मूल्यों को दबाया जा रहा था समाज में, कि आप लोग तो सिर्फ सहयोग की ही बात कर रहे हैं कि भाई सहयोग से ही सब कुछ हुआ, एकीकरण से हुआ, निर्भरता से हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चल रही हैं। लेकिन जिन मूल्यों को समाज में जब दबाया जा रहा था, क्या उसकी तरफ एक किसी भी प्रकारवादी का ध्यान नहीं गया? इन्होंने क्या कहा? फंक्शनलिस्ट फेल टू सी हूल वैल्यूज।
इन दीज़ मतलब कि उन सारे मूल्यों को समझने में ये असफल रहे कि मतलब जिनको दबाया जा रहा था, जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था समाज में। जैसे कि मान लो समाज में शिक्षा थी, शिक्षा के लिए स्कूल एक संस्था बनाई गई थी, इकाई बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनी थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन उसी समाज में कुछ वर्ग थे, निम्न वर्ग थे, महिलाएँ थीं, बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो कि शिक्षा से वंचित थे, लेकिन उस तरफ तो ध्यान उस दिया गया ही नहीं, उनकी बातें तो की ही नहीं गई। मतलब समाज में शोषण भी तो था। और सबसे बड़े जो आलोचक हैं प्रकार्यवाद के, वो कौन होते हैं? संघर्षवादी। संघर्षवादी दृष्टिकोण जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के आलोचक होते हैं, संघर्ष और सहयोग। सहयोग में हमारा प्रकार्यवादी सिद्धांत आ जाता है और संघर्ष में हमारा संघर्षवादी सिद्धांत आ जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। संघर्षवादी दृष्टिकोण हम देखेंगे। संघर्षवादी दृष्टिकोण सबको समझने से पहले हम सबसे पहले संघर्ष देखेंगे कि इसको हम कैसे देखते हैं, इसकी डिफिनेशन और संघर्ष में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो हम देखते हैं कि जो संघर्ष है ये होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले इसको समझेंगे कि होता क्या है, इसके बाद इसका दृष्टिकोण समझेंगे, कौन कौन से संघर्षवादी आए उनका नाम देखेंगे, सबको समझेंगे। तो संघर्ष से जो हमारा तात्पर्य है वो है कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर हिंसा या भय दिखाकर अपनी इच्छाओं को आरोपित करना। मतलब कि ए है बी, अब ये इससे हिंसा के माध्यम से या भय दिखा करके अपनी इच्छाएं इनसे आरोपित करवाता है। मेरी ये इच्छा है, इसको तुम भी मानो। अभी ये इसकी अपेक्षा स्ट्रांग है, ये वीक है, और इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बातें मानने को बाध्य करता है। इसकी इच्छा है कि नहीं है नॉट डिपेंड, ये बाध्य कर रहा है इसको। और दूसरा व्यक्ति तब क्या करता है कि उससे निकलने का प्रयत्न करता है। अब ये जो चीज़ें इस पे थोप रहा है ये इससे निकलने का प्रयास कर रहा है, निकलने का प्रयास कर रहा है। तो इनके बीच में जो एक ये निर्मित हुआ ना, ये गैप, इसको हमने क्या कहा? संघर्ष। मतलब कि मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को हिंसा के माध्यम से या डरा धमका करके कोई काम करवाना या अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करना, और जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो होगा वो हमसे निकलने का प्रयास करेगा, हमारी चीज़ों से, हमारे शोषण से। तो जो प्रयत्न करेगा तो जो बीच का वो गैप बन रहा है वो क्या हो रहा है? वो संघर्ष, उसी को हमने बोल दिया संघर्ष। और समाजवादी दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो ये एक संघर्षवाद बन जाएगा। तो जो संघर्षवाद है, कॉन्फ्लिक्टलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि किसी भी समाज का जो मूल होता है वो संघर्ष पर ही टिका होता है। मतलब जो संघर्षवादी होते हैं, जैसे कि हमारे सबसे बड़े थिंकर्स कार्ल मार्क्स, सबसे मेजर थिंकर्स कार्ल मार्क्स, जो संघर्ष को सबसे ऊपर लाए। इनका ऐसे मतलब संघर्षवादियों का मानना होता है कि समाज का जो मूल्य होता है संघर्ष पे टिका होता है, अर्थात सभी संबंधों का आधार जो होता है वो संघर्ष होता है। संबंध मीन्स की संघर्ष। कैसे? तो संघर्ष को केंद्र में रख के समाज को समझना ही संघर्षवाद होता है। ये ऐसे होता है, संबंध इज इक्वल टू संघर्ष। कैसे? तो हम इसको देखेंगे कि हर समाज में होता क्या है। जब संघर्षवाद की नज़र से हम अध्ययन करते हैं समाज का, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रभुत्व और शोषण, डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। प्रभुत्व और शोषण, डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। संघर्षवाद जो होता है प्रभुत्व और शोषण को केंद्र में रख करके सामाजिक संबंधों की विवेचना करता है। ये मूल में यही दो वर्ड होते हैं, प्रभुत्व और शोषण। तो संघर्षवादी जो होते हैं वो ऐसे ही मानते हैं सारे संबंधों को, कि हमारे केंद्र में एक इंसान होता है जो प्रभुत्व रखता है, और जो मतलब डोमिनेंट होता है
वही शोषण करता है वंचितों का। कार्ल मार्क्स 2 वर्ड देते हैं, हैव और हैव्स नॉट। ये इन्होंने 2 वर्ड दिया है, पूरी थ्योरी में हमें इनको याद रखना है, इनकी इन 2 बातों को, हैव और हैव्स नॉट। हैव मतलब कि संचित वर्ग, जिनके पास सब कुछ है, और हैव्स नॉट मीन्स कि वंचित, जिनके पास कुछ नहीं है। अब ये जो पूरा समाज है, इसका संबंध है सामाजिक ही इसी पे आधारित होता है। इनके बीच में क्या होता है, प्रभुत्व और शोषण होता है। डोमिनेंट किसका होता है, संचित का, शोषण किसका होता है, वंचित का। ये दोनों केंद्र बिंदु में मूल तत्व होते हैं, और इनके आधार पे हमारे समाज के संघर्षवाद की व्याख्या जो हमारे संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं वो करते हैं। उनका कार्ल मार्क्स वैसे ना तो संघर्षवाद के आविष्कारक है और ना ही इसके प्रणेता, लेकिन इन्होंने संघर्षवाद को ना नाटकीय रूप दिया समझने का, और इन्हीं की वजह से संघर्षवाद लोकप्रिय होता है। तो जैसे जो इन्होंने हैव और हैव्स नॉट की थ्योरी दी ना, तो इसकी वजह से संघर्षवाद हमारा लोकप्रिय हुआ। जब संघर्षवाद हमारा लोकप्रिय हुआ तो फिर हमको ये लगने लगा कि हाँ भाई, यही हमारे संघर्षवाद के प्रणेता हैं, बट ऐसा नहीं था। संघर्षवाद का जो प्रारंभ होता है, हम देखते हैं इसका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इसका प्रारंभ कैसे होता है, तो ओपेनहीम के विचारों से होता है। ओपेनहीम एक विचारक होते हैं, जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि संघर्षवाद आया हमारे संसार में, और वो मानते हैं कि संसार में सभी जीव अपने से निर्बल पर शासन करते हैं, जबकि निर्बल उस शासन से मुक्त होने का प्रयास करता है, और इसी कारण उनमें संघर्ष होता है, और इसी से समाज परिवर्तित होता है। सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया था वो कि संघर्ष में होता क्या है, जब संघर्ष की परिभाषा दी थी कि इसमें एक निर्बल होता है, एक सबल होता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला हैव और हैव्स नॉट, तो दूसरा वाला प्रभुत्व स्थापित करता है, सॉरी पहला जो होता है वो प्रभुत्व स्थापित करता है, कोशिश करता है। हैव्स नॉट जो होता है उससे निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उससे शोषित हो रहा होता है। हम जितने भी थिंकर्स को इनके में देखेंगे, बार बार थोड़ी सी चीज़ें चेंज रहेंगी, बातें वही आएंगी कि हाँ सबल निर्बल पे शासन कर रहा है, और उसी वजह से संघर्ष हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं अरस्तु को देखते हैं, पॉलीबायस को देखते हैं, अरस्तु, अरिस्टोटल, पॉलीबायस को देखते हैं कि ये लोग भी मानते हैं कि किसी भी समाज में सभी स्थितियों का जो मूल्य तथा विचार जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। समाज में से सभी व्यक्ति हैं, स्थिति है, उसके मूल्य और विचार समान नहीं होंगे, और इसी कारण से लोगों में संघर्ष होगा, और जिससे कि नई व्यवस्था जो होती है वो अस्तित्व में आती है। एक बहुत ही फेमस दार्शनिक हुए हैं थॉमस हॉब्स। जो थॉमस हॉब्स हैं वो मानते हैं कि मनुष्य जो होता है ना वो स्वभाव से स्वार्थी होता है। ऐसा कौन मानता है, हॉब्स कहते हैं। हॉब्स मानते हैं कि मनुष्य जो होता है ये स्वभाव से मतलब जन्म से ही स्वार्थी होता है, स्वार्थी प्राणी, जो सदैव अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, और जब भी सामाजिक व्यवस्था में उसके स्वार्थ सिद्ध नहीं होते हैं तो वो व्यवस्था को बदलने में सफल हो जाता है। और इसके बाद वो आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। वो भी मानते हैं कि मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह प्रजनन और भोजन के लिए संघर्ष करता है। स्पेंसर का मानना है, स्पेंसर एक तरह से सामाजिक डार्विनवादी सिद्धांत देते हैं। इनका मतलब मानना होता है कि अनुकूलतम उत्तरजीविता, मतलब कि अगर तुम, इनका वही मानना होता है ना, जैसे कि डार्विनवाद का सिद्धांत है कि अगर तुम उस जगह के उस स्थिति के अनुकूल नहीं हो पाए तो तुम्हारा समझो कि तुम नष्ट हो गए, तुम्हारा क्षरण हो गया। अगर तुम उस व्यवस्था के अनुकूल रह गए, अपने आप को बना ले गए, तो तुम ऊँचे पहुँच गए, हैव्स की श्रेणी में आ गए। अगर नहीं अनुकूल रह पाए तो हैव्स नॉट की श्रेणी में आ गए, या तो पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो स्पेंसर एक तरह से क्या कह सकते हैं कि डार्विनवादी हैं। डार्विनवादी विज्ञान में हम पढ़ते हैं ना 10th क्लास में, विज्ञान में वो वाला सिद्धांत जिसमें डार्विन का वो बताते हैं ना, वो हिरन वाला सिद्धांत, जिराफ का सिद्धांत,
कि उनकी गर्दन कैसे ऊँची हो जाती है, मतलब लंबी होती है, क्योंकि वो ऊँचे वो ऐसे अपना सर उठा के मतलब पत्ते खाते हैं, तो उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो जिन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा हुआ वो हमारा ज़्यादा हो गया। तो इनको कह सकते हैं कि डार्विनवाद, अनुकूलतम की उत्तरजीविता। समाजशास्त्र में वो ये यही थ्योरी लागू करते हैं, अनुकूलतम की उत्तरजीविता। और जो नहीं खा पाए, जो उस तरह से नहीं रहे, वो नष्ट हो गए। मतलब जैसी स्थिति हुई वैसे हमें अपने आप को ढालनी है, अगर नहीं ढाले तो रहे, नहीं तो चले गए। और समाज में क्या होता है कि दो ही चीज़ें होती हैं, स्पेंसर बताते हैं। स्पेंसर कहते हैं प्रजनन एंड भोजन, ये दो चीज़ें मूल मानी जाती हैं जो मनुष्य होता है इसके। समाज देख रहे हैं तो मनुष्य की ही बात करेंगे, वैसे जानवर के लिए भी यही दोनों चीज़ें होती हैं। मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह ही होता है जो कि प्रजनन और भोजन के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। संघर्ष का तो यही कारण है कि समाज में इतना संघर्ष होता है। और जो अभी जो जो हमने विचार देखे ऊपर, चाहे कि ओपेनहीम से स्टार्ट किए, पोलीबायस को देखे, हॉब्स को देखे जिन्होंने मनुष्य को स्वार्थी बताया, हमने स्पेंसर को देखा, अरस्तू को देखा, स्पेंसर का तो देख ही रहे हैं। तो सारे को हम एक जगह निष्कर्षतः देखेंगे कि हम कैसे समझेंगे इसकी विशेषताओं को, संघर्षवाद की। तो कह सकते हैं कि संघर्ष समाज के लिए, जो संघर्षवादी होते हैं उनके अनुसार है, ऐसे नहीं, संघर्षवादियों के अनुसार, जो संघर्षवादी होते हैं इनके अनुसार हम देखेंगे कि संघर्ष जो होता है ना, अनिवार्य होता है समाज के लिए और सभी संबंधों का आधार भी होता है। ये मानना गलत है कि संघर्ष क्षतिकारी होता है। ऐसा कौन कहता है, संघर्षवादी, कि ये मानना गलत है कि संघर्ष क्षतिकारी होता है, क्योंकि संघर्ष से विकास और परिवर्तन भी होते हैं। संघर्ष जब भी बाह्य समूह में होता है तो अंतः समूह में एकता हो जाती है। संघर्षवादियों का मानना क्या होता है कि संघर्ष अगर किसी बाह्य समूह में हो रहा है तो अंतः समूह में बहुत ही एकता हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे कि दो भाई हैं, ए एंड बी, ये डेली लड़ाई करते हैं, मार एकदम मुड़ फटोगल डेली करते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया और इनका झगड़ा, जैसे कि इनसे लड़ाई किया, चाहे इनसे किया चाहे इनसे किया, या इन दोनों का झगड़ा छुड़वाने आ गया, जैसे ये दोनों लड़ रहे हैं, ये कोई और आया है, हमारा पड़ोसी ही आया, इसने बोला भाई क्यों लड़ रहे हो, ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं होती, ये अपना कोई ज्ञान देने लगे या कुछ और। इन लोगों में क्या होगा कि भाई ये हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। मतलब वाह जब कोई आता है, वाह, तो ये अंतः समूह में क्या होती है, एकता हो जाती है। फिर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं कि हम कहाँ लड़ रहे थे, हम तो भाई भाई हैं, हम तो आपस में रहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में, ऐसे तो हम लोग हमारे भारत में बहुत लड़ाई झगड़े सब कुछ लोग करते हैं, अपना रहते हैं। लेकिन जब मैच होता है पाकिस्तान से किसी अन्य कंट्री से, हार जीत होती है, तो जो राष्ट्र प्रेम दिखता है ना, हम एग्जाम्पल देख सकते हैं वाह समूह और अंता समूह का वहीं पे। या कहीं अभी हमले होते हैं जब, तब लोगों को आपस में हम चाहे जितना लड़ें, कुल मिला के कहने का मतलब यही रहता है कि आपस में हम चाहे जितना लड़ें, लेकिन जब बाहर से कोई हमला होता है, बाहर से कोई कुछ हमारे बारे में बोलता है, तो हम लोगों में क्या होती है, एकता आ जाती है। ये सबका ही नेचर होता है, मतलब सबके लिए ऐसा होता है कि हम भाई भाई हैं, हम लड़ रहे हैं, ये आए, ये हमारे लिए तुरंत दूसरे हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे अंतः समूह में एकता बढ़ जाती है। तो ये संघर्षवादी एक लाभ मानते हैं संघर्ष का, कि भाई ये तो बहुत बड़ा लाभ है, और संघर्ष के कारण ही समाज परिवर्तित होता है। मतलब बड़ी बात तो ये परिवर्तन को मानते हैं कि भाई ये संघर्ष की वजह से ही हो रहा है, अगर संघर्ष नहीं होता तो परिवर्तन ही नहीं आता। और कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक संघर्षवादी विचारक हैं। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने प्रभुत्व और शोषण को केंद्र में रख करके सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया है। इनके अलावा कुछ ऐसे मतलब हैं जिनका नाम हम ऐसे शॉर्ट में देख लेते हैं, जैसे कि लेविस कोजर, अभी हम इस बुक में अभी नीचे नीचे पढ़ते चलेंगे। लेविस कोजर, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ, रॉल्फ
डेहरेंडॉर्फ हुए, C.W. मिल्स हुए। मिल्स मिल्स तो बहुत ही फेमस, ये तो राजनीतिक संघर्ष को बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। तो ये सारे मतलब डेहरेंडॉर्फ, राइट, R.W. मिल्स एंड लेवी स्पोजर, ये सारे जो हैं ये संघर्षवाद को क्या करते हैं, समाजवाद में लोकप्रिय बनाने का काम किए थे। मतलब कार्ल मार्क्स के अलावा और कौन थे जो इसको आगे लेकर के गए थे, तो डेहरेंडॉर्फ। बस इनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग अलग था, चीज़ें मतलब वही थी, बस थोड़ा सा तरीका अलग था। मिल्स, कोज़र, इन लोगों ने बहुत ही लोकप्रिय बनाया समाजशास्त्र में। और संघर्षवाद की सबसे बड़ी अगर हम आलोचना देखें एट लास्ट, तो सबसे बड़ी आलोचना तो हमारी प्रकारवादी ही कर दी है, समझो संघर्षवाद की, कि भाई ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ संघर्ष ही है, केवल संघर्ष ही नहीं है, समाज में सहयोग नाम का भी कोई चीज़ है, प्रेम भी है, स्नेह भी है, लोग मदद भी करते हैं। ये जो ऐसे मानवीय गुण भी होते हैं, समर्पण की भावना भी होती है। अगर ऐसे नहीं होती तो कोई यूँ ही नहीं चला जाता सैनिक में भर्ती करने के लिए कि भाई देश की सेवा करनी है। नहीं तो ऐसे नहीं बोल दे लोग कि अरे हम ही क्यों करें और लोग जाएँ शहीद हों। अगर यही चीज़ें हों तो प्रकारवादी इनके सबसे बड़े आलोचक हैं कि भाई समाज जो है वो हमारा केवल संघर्ष पे ही नहीं टिका हुआ है। केवल संघर्ष से चलता तो चीज़ें नहीं चल रही होती इतनी सुचारू रूप से। इसमें संघर्ष के अलावा सहयोग भी है, तभी लोग के अंदर देशभक्ति आती है, लोग मदद करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हम मानवीय गुणों की जो अपेक्षा है उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, और संघर्षवादी उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो यही इनकी सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है इसमें। अब हम बुक में भी देख लेते हैं थोड़े बहुत थिंकर्स को, जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी जो थी, ये बहुत ही समझिए कि मतलब वो बड़ी संस्था थी मार्क्सवादी आइडियाज़ को डेवलप करने में। आल्सो एम टू गेटिंग रिड टू, एक सेकेंड, हाँ हाँ सॉरी, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कल्चर एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया एलिमेंट ऑफ कल्चर इनटू स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब जो संस्कृति का जो तत्व था उसको प्रकारवादी दृष्टिकोण से इन्होंने बताया है मार्क्स ने। इनके अलावा उसमें कौन कौन नाम आता है, तो थियोडर एडोर्नो आते हैं, मैक्स हॉर्खहाइमर आते हैं, हर्बर्ट मर्क्यूज आते हैं, जे हैबरमॉस आते हैं। ये लोग इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, नियो मार्क्सिस्ट स्कूल। एक बहुत ही जर्मन स्कॉलर जिनका नाम भी हमने बताया पहले ही, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, जो कि कंबाइन करते हैं मार्क्स और वेबर की स्टडी को। कौन है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, जो दोनों की स्टडी को कंबाइन करते हैं। और उन्होंने इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में, मतलब व्यक्तिक और समूह दोनों को अंतर करके समाज में संघर्ष को बताया है। अनलाइक मार्क्स की तरह अगर देखेंगे जो कि संघर्ष को केवल क्लास में देखते हैं, तो डेरेनडॉर्फ ने उसको भी अपने साथ लिया, एंड उन्होंने वेबर का भी व्यू लिया जो कि डायमेंशंस बताते हैं पावर एंड अथॉरिटी का अच्छे से। जो डेरेनडॉर्फ हैं जर्मन स्कॉलर रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, इन्होंने किया क्या, तो मार्क्स एंड वेबर दोनों की चीज़ों को क्या किया, मर्ज करके तब इन्होंने संघर्ष को बताया है। ओके, नेक्स्ट हमारे विचारक हैं इवान इलिच, अल्थशुलर। ये सारे भी मार्क्स के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। कहाँ पर मतलब अप्लाई करते हैं इस दृष्टिकोण को संघर्षवादी, तो फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति में बताते हैं। एक है ग्रामेस्की, जो ग्रामेस्की हैं वो भी मार्क्स के विचारों को यूज़ करते हैं, किसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी की अवधारणा में मार्क्स के विचारों को यूज करते हैं। पियरे बोर्डियू जो हैं ये भी यूज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट का दृष्टिकोण किस चीज़ को डेवलप करने में, तो मॉडल ऑफ 4 फोल्ड कैपिटल्स इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में कैपिटल्स के लिए इन्होंने यूज़ किया है पियरे बोर्डियू ने।
इनके अलावा वाल्डस्टीन आते हैं जो कि इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, संघर्षवादी दृष्टिकोण का। किस लिए? स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अनइक्वल ट्रेड एमंग नेशंस इन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वाल्डस्टीन होते हैं, इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम की थ्योरी दी है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने बताया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बहुत ही फेमस सिद्धांत है। डिटेल में इन सब का चैप्टर अलग अलग आएगा, हम पढ़ेंगे। नेट जेआरएफ में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो इनका दृष्टिकोण क्या था। तो इनका दृष्टिकोण जो है हम देख ही रहे हैं कि संघर्षवादी दृष्टिकोण है। इनका जो पर्सपेक्टिव है स्टडी का, वो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा असमान ट्रेड में, व्यापार में, नेशंस के बीच में, राष्ट्रों के बीच में जो असमान व्यापार हो रहे थे, मतलब एक तरह से नहीं थी उनकी स्थिति, उसमें क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में बताया संघर्षवाद के बारे में। जबकि जो प्रकार्यवादी हैं वो इस चीज़ को नकारते हैं। अभी हमने बता ही दिया कि सबसे बड़े जो आलोचक हैं इनके, वो प्रकार्यवादी हैं, और प्रकार्यवादियों के जो आलोचक हैं सबसे बड़े, वो कौन हैं? संघर्षवादी हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आज देखा संघर्षवादी दृष्टिकोण और प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को एक साथ। अगर हम इनको एक साथ कंक्लूड करें तो हम देखेंगे कि दोनों जो होते हैं वो एक साथ सहयोग, एक का मूल तत्व था, एक का संघर्ष था। उस संघर्ष में क्या था? प्रभुत्व और शोषण था। एक का जो मूल वर्ड था वो सहयोग था, एक में संघर्ष का जो मूल तत्व था वो क्या था? प्रभुत्व और शोषण था। और ये किसका था? प्रकार का। ये हमने मूल मतलब केंद्र बिंदु में देखा, जिसको हम धर्म के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे अब प्रकार्यवादी मानते हैं कि भाई सब कुछ सहयोग पे आधारित होता है, कि अब धर्म जैसी संस्थाएं अगर नहीं रहेंगी तो हमारे ऊपर जब कभी बहुत बड़ी मतलब विपत्ति आती है, कोई हमको दुख कष्ट होता है, तो हम ऐसी ही संस्थाओं के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को राहत देते हैं, थोड़ा मतलब मिलते हैं लोगों से, एक दूसरे की मदद करते हैं। धर्म से ही लोग सीखते हैं ना कि पाप और पुण्य जैसी अवधारणा, कि हम मदद करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। कम से कम इसी वजह से ये, जैसे कि दुर्खीम जैसे प्रकारवादी मानते हैं कि कम से कम इसी डर से, धर्म के पुण्य और पाप वाले डर से ही लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। और ऐसे ही हमारा समाज होता है, टिका होता है इस पर। लेकिन उसी का जस्ट अपोजिट धर्म को ही एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि संघर्षवादी मानते हैं कि नहीं भाई, धर्म तो बहुत ही शोषणकारी संस्था होती है, धर्म तो एकदम अफीम की तरह होती है, ये हमारे दुखों को थोड़ी देर के लिए भुला देती है, ना कि दुखों को दूर कर देती है। ऐसा नहीं है, ये दुखों को हमारे क्या करती है, बस भुलवा देती है कुछ देर के लिए, और ज्यों का त्यों बना रहता है। और इसी वजह से जो बड़े बड़े पोप, पादरी, पंडित जो सब होते हैं वो हमारा शोषण करते हैं। तो ऐसे ही हम दोनों को देखे और कंक्लूड किए कि प्रकार्यवाद क्या होता है, संघर्षवाद क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इन सबको डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक समाजशास्त्री के सिद्धांत से। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम अपनी क्लास यहीं बंद करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को। तो थैंक यू, बाय बाय।